फाइनली बाजारों के लिए एक ऐसी खबर आती हुई जो आउट ऑफ सिलेबस और जिसका किसी को नहीं था अंदाजा दूर दूर तक। जी हाँ, अमेरिका की रेटिंग घटाती हुई फिच AA+ अब AAA से घटकर होती हुई दिख रही है। दुनिया भर के बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी के हैं संकेत और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन है बेहद अहम। आइए इस रेटिंग डाउनग्रेड से लेकर पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। भारतीय बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर, अमेरिका पर, सब पर क्या पड़ता है असर और अब आगे क्या भारतीय बाजार टॉप बना चुके हैं, अमेरिकी बाजारों की तेजी पर ब्रेक लगेगा, कितना घटेंगे, कहां रुकेंगे, ये ढेर सारे सवाल होंगे आपके मन में। इन सब के जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सरप्राइज आ गया अनिल जी, फिच की तरफ से थोड़ा बहुत सरप्राइज, थोड़ा शौक, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा शौक। कभी बैंक सरप्राइज दे देते हैं, कभी कुछ और आ जाता है। इस बार फिच ने सरप्राइज दे दिया है रेटिंग पर लेकर, तो इसी पर आपसे करनी चर्चा। आज की बड़ी हेडलाइन तो यही है, पर आज के लिए और क्या ट्रिगर्स हैं, बातें पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल दीप, ट्रिगर सबसे बड़ा तो यही कि फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटाई है, AAA से घटाकर AA+ कर दी है और ऐसा करने वाली वो दूसरी रेटिंग एजेंसी है S&P के बाद। अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार रहा, हल्के हरे निशान में बंद होते दिखे अमेरिकी बाजार, लेकिन ये सारा कारोबार जो हुआ है रेटिंग घटने के पहले का है। रेटिंग घटने के बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर हैं, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कमजोरी के संकेत देता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा आज निफ्टी में एक कंपनी के नतीजे तो वायदा कारोबार की 7 कंपनियों के रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट के लिहाज से कल हल्के फुल्के एक्शन के बाद आज बड़े एक्शन का दिन फिर से हो जाइए तैयार। यह है आज के ट्रिगर्स। चलिए, तो बड़ा एक्शन होने वाला है सर, और आई थिंक आज का तो खैर सबसे बड़ी बात हमें पता चल गई। अच्छी बात है, हमारे कल पोस्ट मार्केट नंबर्स में सिर्फ एक ही वायदा कारोबार की कंपनी है, उस पर भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, तो हमारे बाजारों पर तो आएंगे। बट डेफिनेटली आज की जो बड़ी खबर है, इस पर कुछ सवाल हमने तैयार करें, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, फिर आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे। एक तो ये जो सरप्राइज रेटिंग डाउनग्रेड आ गया है, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि बाजार में बढ़िया एक्शन बना हुआ था, लगातार तेजी बन रही थी। कल हमने देखा, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेड ये खबर आपको आती हुई दिखी थी, तब इंट्राडे में डाउ ने फरवरी 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स भी छुए। ठीक है, खत्म होने के बाद ये खबर आई है, तो रिएक्शन तो आज ही होने वाला है। फ्यूचर्स में जो भी चल रहा है, जो दुनिया भर में ये तेजी का माहौल है, हमारे बाजार रिकॉर्ड हाई पर है, अमेरिकी बाजार 15-16 महीने के हाई पर है, क्या उस पर तेजी पर ये ब्रेक लगा सकता है? हाँ, तो पहले तो दीप मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अमेरिका की ये रेटिंग घटी क्यों है। अगर एक बार घटने के कारण समझ लें तो फिर उसके बाद पूरा आपके जितने भी सवाल हैं जो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 4 बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाकर आपने सवाल है अमेरिका की दुनिया भर के बाजारों के तेजी पर ब्रेक लगेगा क्या, रेटिंग घटने के बाद अमेरिकी बाजार कैसे रहते हैं, या भारतीय बाजारों का टॉप बन गया है, कमजोरी की शुरुआत हो सकती है। ये सारे जो आपके सवाल हैं, इन सारे सवालों के एक एक करके जवाब दूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि हुआ क्या है अमेरिका में। कल देर शाम अमेरिकी बाजारों के बंद होने के बाद अमेरिका की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, उन्होंने अमेरिका की रेटिंग घटाई है। रेटिंग पहले क्या होती थी? AAA मतलब सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो सबसे बेस्ट रेटिंग अमेरिका के मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका एज ए कंट्री एंजॉय करता था। कल फिच ने अचानक से इसे AA+ कर दिया। रेटिंग वॉच पर पहले ही रखा था, यानी कि हमारी नजर है। इससे पहले ये कारनामा 2011 में हुआ था, जब S&P ने रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दिया। तीसरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसकी रेटिंग आज भी AAA है। अब कारण समझिए ऐसा क्यों किया है। सबसे पहले फिच नाराज है अमेरिका से, अमेरिका के राजनेताओं से। लेकिन ये जो डेट सीलिंग, बार बार दिसंबर आते ही आपके कर्ज की सीमा जो बढ़ जाती है, फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर राजनीति होती है, ये मजा नहीं है। उसको लेकर वो परेशान है। उनको लगता है कि ये बेकार की बात है, आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। करेक्ट। तो आप लोग अपने कर्ज सीमा को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि बार बार है ना, इसके समाधान को लेकर अमेरिका के पक्ष और विपक्ष में तनातनी चलती रहती है, उसको लेकर वो थोड़ा सा परेशान है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि भारी भरकम वित्तीय घाटा अमेरिका का जो है, वो वित्तीय घाटे के जैसे इस साल अमेरिका वाले कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर मतलब ये 2023 का जो साल है, 2023 में अमेरिका में उम्मीद ये थी दीप की वित्तीय घाटा रहेगा 3.4%, और एक्चुअल जो होने जा रहा है, जो अंदाज है, वो 6.3%। अगर यही काम है ना हमारी इकोनॉमी में हो जाए, इतना वित्तीय घाटा बढ़ जाए, तो अमेरिका के सारे इन्वेस्टर आकर मार्केट को ठोक देंगे,
बोलेंगे ये क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं। लेकिन वहाँ कौन पूछे? अब हिम्मत की है फिच ने पूछने की कि भाइयों आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कहाँ? करेक्ट सर। कहते कुछ करते कुछ, डबल वित्तीय घाटा। अब क्या है, देखो अगर आमतौर पर कोई आदमी कर्ज लेना चाहता तो उसके कारण होते हैं, और जरूरत से ज्यादा कारण कर्ज ले उम्मीद से दुगुना ले तो उसके और ज्यादा कारण होंगे। नेचुरली कारण तो निकाल के बता देंगे हमने क्यों लिया कर्ज, कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इकोनॉमी खड्डे में जा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा, बट है तो डिसिप्लिन नहीं ना। तो फिच ने सवाल दूसरा ये उठाया। तीसरा सवाल ये उठाया ये कि देखो जो कुछ आपने ब्याज दरें इतनी तेजी से बढ़ाई और महंगाई आपकी आ रही नहीं, कंट्रोल में आ नहीं रही, इसके चलते हुए हल्का फुल्का रिसेशन हो सकता है। अच्छा, इन्होंने भी भरपूर मंदी की बात नहीं की कि खड्डे में जाएगा अमेरिका, ऐसा नहीं बोल रहे, बोला हल्का फुल्का आपका पैर डगमगा सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, जोर से गिरेंगे नहीं, ऐसा। सो हल्का फुल्का रिसेशन हो सकता है। वो कब? या तो इस साल के अंत में, यानी कि आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, या 2024 की शुरुआत में, जनवरी फरवरी मार्च में। तो इस साल के अंत में हल्का फुल्का आपका रिसेशन का। तो ये 3 बड़े कारण है जिसकी वजह से फिच ने अमेरिका की रेटिंग घटाई है। तो ये अब कारण हो गए। अब आपका सवाल जो था, क्या ये अमेरिका की तेजी पर ब्रेक लगा सके, यही सवाल था ना? सर ठीक है, सवाल का जवाब दो। पहली चीज, एक चीज समझ लीजिए, ये जो रेटिंग घटी है अमेरिका की कम घटी है, अमेरिका की इकोनॉमी की कम घटी है, उनके पॉलिटिशियंस की ज्यादा घटी है। अच्छा, हाँ। वो पूरा का पूरा, अच्छा पॉलिटिशियन दोनों तरह के हैं ना, एक की बात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों की बात। पहले ओबामा साहब के टाइम पे घटी थी, यस, और ये दूसरी बार, हाँ। तो वो साफ साफ कह रहे हैं भाइयों तुम लोगों को काम ढंग से करना नहीं आता। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस जो है, अमेरिका के राजनेता जो है, उनकी रेटिंग घटी है। एक तरफा वित्तीय घाटे पर जो बढ़ रहा है उस पर सवाल उठाएं। तो वित्तीय घाटा मतलब ये कि अमेरिका के जो लोग हैं वो अपना फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर चला नहीं रहे। अब जहां तक तेजी पर ब्रेक लगने का सवाल है, बिल्कुल ब्रेक लगेगा। अच्छा, लगेगा। उसका रीजन ये है, दीप आप एक तरफा तेजी ऑलरेडी अमेरिकी बाजारों में देख चुके हैं। आपने अभी भी बताया 16 महीने की ऊंचाई पर कल अमेरिकी बाजार थे। तो आप इस इवेंट के आने के पहले खराब नहीं है, मजबूत है। तो इसलिए अब यहां से और बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पहली चीज। लेकिन मेरा ये समझना है इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी बाजार में 2-1% के आसपास का फर्क पड़े बस, यानी कि डाउ 2% का मतलब 500-700 पॉइंट घट जाए, बस उतना ही, इससे ज्यादा मैं असर नहीं देख रहा। ये इंटरेस्टिंग, ये लास्ट कमेंट एक्चुअली आपका काफी इंटरेस्टिंग है। ये किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? क्या पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बाजार ने क्या किया? पिछली बार से इस बार में कंपेयर नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा? उसका भी बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं बताता हूँ। देखिए, पिछली बार का भी मैं बताता हूँ, और जो दूसरा सवाल है उसको मैं जोड़ भी लेता हूँ इसके साथ में। जब आप कह रहे थे कि रेटिंग घटने के बाद अमेरिकी बाजार कैसे रहते हैं, तो पिछली बार का एग्जाम्पल ये है कि कोई चिंता करने की बात नहीं, अमेरिकी बाजार ज्यादा घटते नहीं है। ज्यादा असर जो पड़ता है इक्विटी पे कम पड़ता है, फिक्स इनकम पर ज्यादा पड़ता है, डेट मार्केट में ज्यादा पड़ता है। जैसे आपकी रेटिंग घटने का मतलब क्या? एक ऐसे समझिए कि आपके शहर में कोई एक साहूकार है, बड़ा आदमी है, उसको भी अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आज पैसे मांगूंगा कल लाके दे देगा, है ना? वो पैसा 0.5% 1% ब्याज पे लेता है। और एक कोई दूसरा आदमी है जिसको आप आज पैसा मांगोगे, बोले महीने के अंत तक दूंगा, उसका ब्याज आपका 1%, 1.5%, 2% का होता है। सो ये जब भी आपकी रेटिंग घटती है, रेटिंग क्या बताती है? आपकी कर्ज लेने की ताकत, राइट? कितने कम ब्याज पे कर्ज ले, जितनी ज्यादा रेटिंग उतना ब्याज कम देना पड़ेगा, राइट? ये समझ लो। करेक्ट। AAA मतलब आप साहूकार हो, है ना? आपके पास पैसा पड़ा है, मेरा सेफ है, जस्ट लाइक बैंक, है ना? सो वो वाली है, खाली एक बैंक और इंडिविजुअल की जो रिस्क होती है वो अलग। सो रेटिंग जैसे ही घटी, आप जो भी उधार ले रहे हो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उधार लेने की कॉस्ट क्या होती है? ब्याज बढ़ता है। तो बॉन्ड यील्ड कल बढ़ गया अमेरिका में। सो इक्विटी से ज्यादा असर एक तो डेट पर पड़ता है, पहली चीज। दूसरी तरफ जो अमेरिका में एक तरफा जो तेजी चली उस पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है। लेकिन 2011 में पिछली बार जब ऐसा हुआ, तो दीप 2011 में जब हुआ तो सिर्फ उस दिन अमेरिकी का बाजार 5.5% घटे, ठीक है, 5.5% जिस दिन आया 5.5%। लेकिन उसके बाद 1 महीने का टाइम देख ले, 2 महीने का टाइम देख ले, 3 महीने का देख ले, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, हर एक पीरियड में अमेरिकी बाजार बढ़े। पॉजिटिव है। 2 महीने 45% बढ़ गए अमेरिका के बाजार, 1 साल में 22% बढ़े हैं। ये पिछली रेटिंग का, जब S&P ने AA+ किया था, और आज तक अमेरिका की AA+ ही चल रही है तब से। 12 साल 11 साल में वापस S&P ने अपनी रेटिंग चेंज नहीं की, बढ़ाई नहीं। उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों ने लाइफ हाई बनाए, एक बार नहीं कई बार बनाए, ये सब हुआ। सो इसलिए
बहुत ज्यादा चिंता की बात है, लेकिन पिछली बार की रेटिंग डाउनग्रेड में इस बार में एक बड़ा फर्क है। जी। क्या फर्क है जी। वो समझना चाहिए। जी। पिछली बार जब रेटिंग घटी थी उसके पहले अमेरिकी बाजार कमजोर हो चुके थे। अच्छा, अमेरिकी बाजार ऑलरेडी घट रहे थे और मैं डेटा एक बार निकालता हूं, लेकिन उससे पहले आप 3 महीने 6 महीने 1 साल के पीरियड में देखिए, स्पेशली रेटिंग डाउनग्रेड के 6 महीने पहले से ही अमेरिकी बाजार घटना शुरू हो गए थे और रेटिंग घट सकती ये डर आ रहा था। तो पहले से डर रहे थे। इस बार आप एकदम मजबूती के साथ बढ़ के जा रहे हैं। सो इसलिए इस बार थोड़ी सी घटने की जगह जरूर है, लेकिन बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है। सो आई थिंक मेरा ये समझना है 2-1% तक की वो हो सकती है। इससे ज़्यादा होना मुझे ज़्यादा उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है दीप कि पिछली बार और इस बार में फ़र्क है। पिछली बार रेटिंग घटने के 1 महीने पहले करीबन 18% डाउ घटा था। अच्छा, रेटिंग घटने से पहले ऑलरेडी गिर चुका जिस दिन रेटिंग घटी उसके पहले ही घट चुका था 18%। ओके। 3 महीने पहले 17% घटा हुआ था। 6 महीने पहले 16% घटा हुआ था। सिर्फ 1 साल पहले 3%। इसका मतलब है कि पिछली बार जब आप गए थे तो ऑलरेडी कमजोर सेंटीमेंट के साथ गए थे और घट के गए थे। इस बार आप जब रेटिंग डाउनग्रेड में जा रहे हैं तो मजबूत सेंटीमेंट के साथ जा रहे हैं और बढ़कर जा रहे हैं। 1.5 साल की ऊंचाई ये एक बड़ा फर्क है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी हो। देखते हैं, लेट्स सी। बट ऐसी कोई बहुत चिंता की बात मुझे तो नहीं लगती। चलिए, तो और जो अगर है थोड़ी बहुत तो फिक्स इनकम के लिए ज्यादा है, इक्विटी मार्केट के लिए कम। ठीक है सर, चलिए ये 2 बड़ी चीजें आपने समझा दी। अब हमारे एक्शन पर आते हैं। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले सर टच एंड गो मोमेंट था हमारा 20,000 के साथ, 8 पॉइंट से मिस हुआ था। तब से बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब खबरें भी वैसी आ गई हैं, कह सकते हैं कि शायद 20,000 को नजर लग गई है, जो भी है। क्या मान ले कि एटलीस्ट हमारे बाजार में नियर टर्म एक टॉप बन गया है? नहीं, एक चीज, ये सवाल का जवाब मैं अलग तरीके से देता हूँ। अगर समझो आज ये रेटिंग डाउनग्रेड का नहीं भी आता तब भी आप मुझे पूछते कि टॉप बन गया है, तो भी मेरा जवाब वही होता कि नियर टर्म में 20,000 पार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम कंसोलिडेशन में ही हैं। ग्लोबल सपोर्ट तो है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली जब तक है तब तक हमें 20,000 के पार जाने की जल्दी नहीं। कंसोलिडेशन टाइम पास के मूड में है। 19,500 20,000 हमारी रेंज चल रही है। तो मेरा अभी यही मानना है कि ऐसा मानना जल्दबाजी है कि टॉप बन गया। अच्छा, हमारे बाजार मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम तुरंत ही अब नया हाई बनाने के मूड में। थोड़ा सा अगर हम नया हाई बनाने के लिए हमें 2 हफ्ते लगाना था तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगा दे, 3 हफ्ते, या 2 दिन बाद होना था तो थोड़ा रुक कर होगा। लेकिन टॉप बन गया ये मानना जल्दबाजी है। लेकिन तेजी पर ब्रेक लगेगा, लग सकता है बिल्कुल। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, भारतीय बाजारों का टॉप बना या नहीं बना, उसके लिए एक ही चीज ध्यान में रखिए दीप जी। जिस दिन 18,800 19,000 की रेंज को तोड़कर बाजार नीचे जाने की कोशिश करता है, उस दिन आपको मानना है कि टॉप बन गया है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे 20,000 से 19,000 5% होता है, तो वो 5% तो इस तरह के माहौल में रनिंग करेक्शन मान के चलना पड़ेगा। अगर आप अप्रैल से लेके अभी तक 25% बढ़ सकते हो तो क्या 5% घट नहीं सकते? हो सकता है, ठीक है। और 5% घटने में ट्रेंड नहीं बदलता। तो मेरे ख्याल से 18,800 19,000 इन्वेस्टर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और जब तक वो नहीं टूटता तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक आजकल का सवाल है, जिनको एकदम शॉर्ट टर्म देखना है, ठीक है ना, कि क्या टॉप बन गया या इस फेड की मीटिंग की वजह से बहुत जोर से हम घट सकते हैं। सॉरी, फेड की मीटिंग क्या है, S&P की एफएच की रेटिंग डाउनग्रेड की वजह से हम, तो आप 2 लेवल पे ध्यान रखिए जी। 19,550। ओके। अगर आज आप 19,500 550 के नीचे बंद होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म की अपनी जो तेजी की पोजीशन थोड़ी कम कर लेनी है। अगर आज 45,000 के नीचे बंद होते हैं तो कम कर लेनी है। क्यों करनी है वो भी बता दूं, क्योंकि आज रात तो अमेरिका में दबाव दिखेगा, आज तो दिख सकता है। हाँ, लेकिन होगा क्या मैं बताता हूँ। अगर रेटिंग डाउनग्रेड का खतरा आएगा तो अमेरिका में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, वो खुद ही खरीदने के चक्कर में लगेंगे, पैसा डालेंगे, मार्केट गिरने। अभी क्या हो गया है, इकोनॉमी क्या करे, ब्याज दरें क्या करे, लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से अमेरिकी मार्केट को ऐसे मैनेज किया जा रहा है, कोई भी खबर आ जाए घटने नहीं देंगे। वो रनिंग करेक्शन आ सकता है 2% 3% का, मुझे उससे ज़्यादा खराब दिखता नहीं है। सिंपल, तो परेशानी की बात वैसे नहीं है। अच्छा सर, चलिए टॉप की तो एक बात हो गई, बट अगर ये अमेरिका में मान लीजिए एक शार्प रिएक्शन आता है या यहाँ से फिर सेंटिमेंट खराब होता है, तो क्या हमारे बाजार में कमजोरी की शुरुआत हो सकती है? हो सकती है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली हो सकती है, वो वैसे भी हो रही है। एफआईएस का अब वहाँ की रेटिंग डाउनग्रेड आने के बाद कल सुबह आकर या आज एफआईएस जोर से खरीदेंगे, इसकी संभावना मैं नहीं मानता। तो वो वैसे हाथ खींच के बैठे जी। काफी समय से उन्होंने थोड़ा सा लेना शुरू किया है। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए आज से आप मुनाफा वसूली हो सकती है। नया लाइफ हाई बनने में थोड़ा समय लग सकता है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है।
इस समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है दीप वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले ये डिसाइड करिए अमेरिका क्या करेगा, हमारे बाजार क्या करेंगे, कितना घटेंगे, ये कितना बड़ा है कितना छोटा, ये सब भूल जाओ आप। अच्छा, सब भूल जाओ। आप ये डिसाइड करो आप ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हैं 19,550 45,000 के नीचे बंद होता है, आपको सावधान हो जाना। इन्वेस्टर हैं जब तक 18,800 19,000 की रेंज को तोड़कर नीचे बंद ना हो, कोई टेंशन नहीं। वो हल्का फुल्का रनिंग है। अगर मेरे को फ्रेश खरीदना है मैं इंतजार करूंगा, 1-2 दिन रुकूंगा आराम से, ये एक्सपायरी निकल जाने दो आराम से। अगर आना है कमजोरी तो भी ठीक, नहीं आना है तो भी ठीक। 2 दिन आज और कल का दिन आपको कुछ नहीं करना है, शांति से देखना है। समझ गया। एज एन इन्वेस्टर ऐसे देखो, हाथ पॉकेट में रखो ताकि कीबोर्ड पे आपकी उंगलियां न चले, ठीक है ना। सो बस आराम से देखो। इन्वेस्टर हैं तो आपकी ये स्ट्रेटजी, ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का सेल ऑन राइस टाइप वाला मामला बन रहा है क्योंकि सेलिंग फ्लो भी है और ऊपर से ग्लोबल सपोर्ट कम है। अमेरिका थोड़ा आज घटेगा ना, हाँ अमेरिका घटना चाहिए, ये क्लियर है। इसलिए मैं आज बहुत घंग हो के मैं पहले, हाँ एक और अच्छी, मैं पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदने की राय नहीं दूंगा आज। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है। पहले आज वो फर्क समझना, आज वो फर्क, पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का फर्क आज समझना। पहले पे नहीं लेना, इंपॉर्टेंट पे लेना है, बस समझ गया। डन। अमेरिका का मेरे ख्याल से पूरा एनालिसिस ये एनालिसिस और उससे भी ज्यादा अगर आपको और चाहिए तो 11 बजे आज बग्गा साहब जुड़ रहे हैं एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इससे बढ़िया टाइम है, हमारी टाइमिंग देखो। बग्गा साहब आज है 11 बजे और बग्गा साहब से पूरा विश्लेषण समझेंगे इस पूरे क्या कुछ जो अमेरिका में होने जा रहा है उसका। बट आपको यही दीप लोगों को लग रहा होगा हमने इतना विश्लेषण क्यों किया। ये कुछ समय ऐसे होते हैं जब आपको जानने सीखने समझने की जरूरत है। यस सर। ये तो ठीक है, आपका डाउ फ्यूचर्स ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी 60-70 है। अगर 200 नीचे होता तो अचानक से फिर सबको पता चला, करो देखो क्या हो गया। वो हो उसके पहले आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए। तो हमने पूरा रात को जब डाउनग्रेड आया तब से हमने पूरी मेहनत करके डिटेल निकाल कर ये सब आपके सामने इसलिए रखी कि अनहोनी कोई सिचुएशन आए, अगर आ गई भी कल, उसके बाद क्या करोगे? तो क्या करोगे? करेक्ट, पहले तैयार रहो। बिल्कुल, पूरी तैयारी है हमारी और पूरा इम्पैक्ट आज दिन में भी बात करेंगे, बग्गा साहब भी जुड़ेंगे। अच्छा सर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस एक चीज आ गई। वैसे हमारे बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गए। कल हम बात भी कर रहे थे, आपने कहा भी था कि रेंज में ही रहेगा बाजार, बहुत ही छोटी रेंज में हुआ, थोड़ा स्टॉक्स वाइज मूवमेंट था। उस लिहाज से हमारे बाजार का सेटअप एक्स ऑफ ये जो खबर है, देखो दीप, मेरे को ग्लोबल सपोर्ट नहीं है और मेरे को एफआईएस की बिकवाली है, तो मुझे ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले को लेकर और ये 2 दिन से मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। ओवरसोल्ड होगा नीचे ले लेंगे लेकिन ऊपर नहीं लेना। कल भी गैप से खुल रहा था, साफ मना क्या नहीं लेना आपने, ठीक है। मंडे को सब मंदी में आए थे, हमने कहा करो तेजी और दिन के हाई पे बंद हुआ। आज मेरा व्यू क्लियर है, मुझे खरीदने की कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं। अच्छा, मैं आराम से इंतजार करूंगा, होने दो। अगर मौका मिलेगा कहेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, हल्का होने की कोशिश करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी आज की, ठीक है। ग्लोबल संकेत एफआईएस की बिकवाली का दवा, दूसरा 19,550 45,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके नीचे बंद होता तो डे ट्रेडर के तौर पे आपको हल्का होना, ठीक है। क्लियर, गॉट इट सर। आज के संकेत, यस सर। ग्लोबल न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव, एफआईएस के नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के नेगेटिव पॉजिटिव, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड है पॉजिटिव, ठीक है। निफ्टी 19,650 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 19,500 565 है जहां पर खरीदारी का मामला बनता है। मैं वही खरीदूंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। हायर साइड पे 19,750 19,800 पहला रुकावट की जगह 19,800 कल का हाई है, पार करके निकलना तो होगा मुश्किल, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए दे दूं 19,825 19,875 ऊपरी जोन है जहां पर आपको शॉर्ट भी बनानी चाहिए दम लगाकर। बैंक निफ्टी 45,250 45,350 इस रेंज में कहीं खुलकर देखेंगे और ताकत कितनी है, मजबूती के साथ टिकते हैं नहीं टिकते हैं। अगर नीचे आए तो आखिरी सपोर्ट जो मेरे लिए है वो 45,125 का निकल कर आता है दीप। इसके नीचे फिर मामला खराब हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि खराब जाता। आज एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये कि बैंकिंग शेयरों में और रेट सेंसिटिव शेयरों में खरीदारी की हड़बड़ी और जल्दी बिल्कुल ना करें। अच्छा, हाँ, जो अगर प्रेशर आएगा तो इन्हीं पर पहले आएगा, बैंक्स पे दबाव पहले बनेगा। सो बैंक्स लेने की कोई जल्दबाजी ना करें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अपने भाव का इंतजार, नो हड़बड़ी नो जल्दबाजी। गॉट इट, ठीक है। तो लेना ही है तो निफ्टी पे ही फोकस करना। अच्छा, बिटवीन बैंक्स एंड निफ्टी, हाँ एकदम क्लियर हूं मैं। गॉट इट, हाँ, लेना है तो निफ्टी पे ही फोकस करना है, क्लियर। ऊपर की तरफ 45,700 45,800 हल्की फुल्की रुकावट की जोन, उसको पार करके अगर आगे निकले तो 45,850 से 45,925 जहां पर शॉर्ट्स बनाने की राय और लॉन्ग पोजीशन से निकलने की राय आपके लिए बैंक निफ्टी पर। गॉट इट। बाकी डेटा एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन
51% अनचेंज है। Unchanged है। पुट कॉल रेशियो हल्का हल्का घटकर आया है, वेरी नाइस। विक्स भी थोड़ा घटकर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट सर बड़ा इवेंट है बट हम उतने भारी नहीं है। हाँ, हम भारी नहीं है, हल्के ही हैं पोजीशन हल्के पे, हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हल्के हैं और थोड़े और आज हल्के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। स्टॉप लॉसेस 19,550 निफ्टी पर आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पर। और डीप रखना तो 19,500 रख लो किसी को रखना, बाकी 19,550 काफी है मेरे हिसाब से। ओके। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,200, क्लोजिंग 45,400, ठीक है, सिंपल है। ठीक है। क्लोजिंग का देख लीजिए, अभी तक तो 45,400 अटका नहीं है, लेकिन 45,200 ही है। ठीक है सर, गॉट। चलिए लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड पे शॉर्ट साइड, हाँ 19,850 पिछले 3 दिन का हाई 19,800 के ऊपर का बनानी है। 19,850 इंट्राडे और क्लोजिंग। लाइफ हाई क्लोजिंग आपको 19 सेकंड बेस्ट मिली जो है 19,833, ठीक है। पहली वाली तो 19,970 के आसपास की है, दूसरी 19,833 है, तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपका 19,850, ठीक है। ठीक है। 45,800 आज छोटा कर दिया है, मुझे बैंक्स में छोटा ही रखना है आज। यहाँ पे 45,800 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। इसको डीप रखना है, 46,000 रखे, बाकी यही काफी। नई पोजीशंस आज कैसे बनानी सर, बताइए। आज थोड़ा ओपनिंग पर अगर दबाव हुआ तो बेचे 19,850 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट 700 650 दो छोटे टारगेट, 600 565 दो मीडियम टारगेट। इसके नीचे अगर आए तो 525 500 तक की जगह बनती है। ये है आपके लिए निफ्टी पर ठीक है। बेचने की राय। खरीदना ही चाहते हैं तो जरूर खरीदें आप। खरीदने के लिए अच्छी रेंज जो बन सकती है 19,500 19,600 की रेंज में। 19,600 पे मूड बनाइए, 565 पे पहली एंट्री ले सकते हैं, 500 525 के आसपास दूसरी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी दूर का है 19,400 का। अगर आप हैंडल कर पाएँ तो करिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक आध दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है, देखो मार्केट पिछले 2-3 दिनों से कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है फ्लोज पे, लेकिन नीचे वापस लोकल फंड्स का सपोर्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल सपोर्ट आ जाता है। तो आज मेक और ब्रेक सेशन है। अगर नहीं गिरना है तो आज बढ़िया रिकवरी नीचे खुल के दे देना चाहिए, Right. और अगर गिरना है तो इससे बढ़िया दिन मिलेगा नहीं। मतलब आप है ना, बाकी तो गिर ही नहीं सकते ना, आपको किसी खबर पे ही गिरना है। करेक्ट। अब खबर आई है आपकी ऐसी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव है, लेकिन चूंकि ग्लोबल कम रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे एशिया तो 1% गया है सारा, उस 1% के हिसाब से देखें तो 200 पॉइंट हमें भी जाना चाहिए, करेक्ट। सो अब देखते हैं, आज कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से देखो। मतलब कई बार क्या होता है, आप क्रिकेट बैटिंग की है, हाँ, ओपनर बराबर। जनरली मैक्सिमम 10 में से 6 बार 7 बार बैट्समैन आउट कब होता है? बैट्समैन आउट एक ही चीज पे होता है कि वो प्री डिटरमाइंड शॉट है, इस बॉल पे मैं बाहर निकलूंगा, करेक्ट है ना। या ये ऑफ टाइम के बाहर मिले तो मैं कवर्स में तो मारूंगा ही मारूंगा। वो जब आप प्री डिटरमाइंड खेलने की कोशिश करते हो तब आप आउट होते हो। इस बार आज अपने प्री डिटरमाइंड नहीं होता ना कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मार्केट देखूंगा, देखने के बाद डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना। कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब ये शादी का डिसीजन थोड़ी लेना कि अभी हाँ या ना करनी है आपको, है ना। आराम से मार्केट देखो, शांति से बैठो, कोई हड़बड़ी में डिसीजन नहीं करना है। आज कभी कभी क्या होता है, ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ट्रेड नहीं करना होता है। बिल्कुल सर। हाँ, आज वो दिन कर लेने से कुछ नहीं करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज वो दिन, आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं। अब अच्छे सपोर्ट लेवल पे आए तो एंट्री करनी है, पहले सपोर्ट लेवल पे नहीं लेना, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब आइए खरीदने की राय। तो बैंक निफ्टी पर, हाँ, खरीदने की राय, निफ्टी पे देनी ना, निफ्टी पे खरीदने की राय। 500-600 की रेंज में आराम से टुकड़ों में लेना है। 400 का स्टॉप लॉस, 650-700 दो छोटे टारगेट, 725-750 दो मीडियम टारगेट, 775-800 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी बेचिए 45,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और पहला टारगेट बनेगा आपका 45,475, 402 छोटे टारगेट है, 350-250 दो मीडियम टारगेट है। इसके नीचे गए तो थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी, तब 45,125, 45,075 और 45,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। जो शूरवीर खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, मेरी राय ये होगी कि खरीदने का मन भी करे तो पहले निफ्टी पर फोकस करना। निफ्टी भी कोई ऐसी बुरी नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपका मन ही करे कि नहीं मैं तो बैंक निफ्टी ही लूंगा, तो 45,000 45,125 में दूर के लेवल दे रहा हूं, और इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका खरीदने का लेवल ही ना आए तो आप कर ही ना पाए। वैसे बाकी लोग जो खरीद नहीं चाहते हैं, 45,250 350 पहला सपोर्ट जोन है, आप लेना ही चाहे तो वो है। बट मेरी राय ये कि आज आराम से इंतजार कर रहे हैं, एक दिन नहीं लिया, बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, कौन सा आपके पास जीरो पोर्टफोलियो में कभी न कभी कुछ न कुछ तो रहता ही है ना, करेक्ट, कुछ और बढ़ जाएगा। तो 45,125 खरीदारी की जगह यहाँ पर खरीदें। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 44,900 का। टारगेट जो बनेगा दीप वो 45,525। ओहो,
4,53,500, ये बड़ा टारगेट आ गया बैंक निफ्टी पे। मेरी लाइफ टाइम में दिख जाएगा जी। ओके, मजा आएगा सर। हाँ, तो 45,525 पहला है, और नहीं सॉरी 45,225, 45,300, 45,350, ये दूसरा टारगेट 45,300 कर दीजिए, और 45,350 ये 3 छोटे टारगेट हैं। 45,400, 450 2 मीडियम टारगेट, 45,550, 45,600 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी खरीदारी। तो दूसरा टारगेट आपका 45,300 कर दीजिए। ओके, चलिए, ये है सारा का सारा आज का डेटा और पूरी स्ट्रैटेजी। थोड़ा बताएं सर, फंड्स की आपने बात करी कि लगातार है, हालांकि 2-3 दिनों से जो कैश में बिकवाली है वो तो एफआईएस की तरफ से थोड़ी कम हो रही है, लोकल सपोर्ट भी है, बट फंड फ्लोज में क्या इंटरेस्टिंग है आज के वायदा कारोबार के लेवल्स क्या है सर? देखिए, पहली बात तो वैसे देखा जाए तो कल तो हार्डली बिकवाली किया तो कोई ज़्यादा नहीं है, और 44 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, स्टॉक फ्यूचर में 850, तो थोड़ा सा एफआईआई से हाथ तो रोका है, लेकिन आज के संकेतों को देखते हुए आज फिर से करेंगे मस्ती, है पक्का है, तो थोड़ा और बेचेंगे तो सही आज, है ना। तो अच्छा। इसलिए हाँ, लेना शुरू नहीं किया। लोकल फंड ने 1036 करोड़ की खरीदारी की, ठीक है। हमारे डेटा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट, 19,600 ओके, पहला सपोर्ट वहीं पर 19,600 पर करीबन 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और ऊपर में 19,800 1 करोड़ 35 लाख शेयरों का, तो रेंज तो ये बनती है। 19,600 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत शुरू होगा, यानी कि 19,565 19,600 आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आज के लिए, ठीक है। 19,700 मेक और ब्रेक लेवल है। 19,700 के पुट पर 95 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 75 लाख शेयर है, तो 19,700 के नीचे तो खुलेंगे ही, और जैसे खुलेंगे तो थोड़ा दबाव बढ़ेगा, और उसके बाद 19,600 के आसपास का लेवल हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी 45,500 एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे खुलना ही है अपने को, अपने पास ऑप्शन है नहीं, उसके बाद कोई खास पुट राइटिंग है नहीं। बैंक निफ्टी में एक ही आराम है दीप की, ज़्यादा पुट राइटिंग होके नहीं, तो वहाँ ज़्यादा तेजी की पोजीशन है नहीं। निफ्टी में जरूर थोड़ी तेजी की पोजीशन है, लेकिन ठीक है, लेट्स सी, सपोर्ट भी निफ्टी लेगा पहले, तो ये है आपके लिए ठीक है डेटा। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेटा और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, खबर के दम पर रिएक्शन भी आएगा, रोज की तरह थोड़े स्टॉक्स पर भी आपको रिएक्शन आने वाला है। बाय द वे, वायदा कारोबार में स्टॉक्स लगातार ऐड हो रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर की भी कल एडिशन हो गया, तो पीरामल, इंडिया बुल्स और हिंदुस्तान कॉपर 3 काउंटर्स हैं जो बैन में हैं। आइए, स्टॉक ऑफ द डे ये कौन सा है जानते हैं अनिल जी के साथ। आज भी है सर स्टॉक? हाँ बिल्कुल है, और मेरा फेवरेट स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर खरीदारी की नहीं, आज बिकवा लिखी रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है, तो है ये फेवरेट होने का मतलब थोड़ी कभी बिकेगा नहीं, गलत काम करेगा तो पिटाई भी होगी, वैसा वाला हाल है। तो नंबर थोड़े से कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। पहले तो मैं लेवल्स दे दूं, 1145 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है बिकवाली, और नीचे के टारगेट जो बनेंगे 1120, 1100 के 2 छोटे टारगेट, उसके नीचे वैसे कम है चांस, लेकिन फिर भी आज के मूड माहौल के हिसाब से अगर और बढ़ जाए तो 1080 तक के लेवल है, क्यों बेचना है। एक ही नतीजे जो है, बाकी नतीजों में कोई समस्या नहीं है, उम्मीद के मुताबिक है सारी, प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन्स, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक समस्या है जो एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड जो उधार लेते हैं, वो 40 बेसिस पॉइंट 0.4% बढ़कर है, जो बाजार को कम पसंद आएगी। यार आप महंगा खरीदो, और इसी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हमारी उम्मीद थी कि 7.8% पर स्टेबल रहेंगे, उसकी जगह 7.3% पर आए, आधा % घटकर आए। तो यही एक नेगेटिव। बाकी डिसबर्समेंट 50% ऊपर है, AUM ग्रोथ बहुत सॉलिड है, 40-41% की है, एसेट क्वालिटी दोनों इंप्रूव हुई है, तो कोई ऐसे बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी सी अब ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बढ़कर है, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। 4,000 करोड़ की फंड रेजिंग बोर्ड ने अप्रूव की है, तो आपको इक्विटी मिल जाएगी, इक्विटी मिलते ही आपके थोड़ा सा फायदा वो हो जाएगा, तो हो सकता है आगे हो जाएगा। तो अब इसमें 2 चीजें, आज की जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेडर्स के लिए, कई लोग बोलेंगे आप तो बड़े बुलिश थे चोला पे, आप तो बोले तो बहुत अच्छा स्टॉक है, एक दिन निफ्टी में आने की ताकत रखता है, तो अभी से शॉर्ट कॉल कैसे। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क है, ये ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी होल्ड है, कोई चिंता की बात है नहीं। कहीं ढंग ढंग का अच्छी जगह जहाँ दिखेगी तो वहाँ पर मैं और खरीदारी करने के, ऐड करने के लिए भी आपको बोलूँगा। ये प्योरली ट्रेडर्स के लिहाज से है, इन्वेस्टर्स इस पर ध्यान न दें, जैसे वो बोलते हैं यात्रीगण ध्यान देने से इन्वेस्टर गण ध्यान ना दे। नहीं दोनों नहीं तो क्या, वो अभी कल वो बता रहा था 2-3 दिन पहले कौन से स्टॉक पे मैंने एनालिसिस किया था, तो उसने बोला मैंने सारा भेज दिया आपका सुन के रिजल्ट। अरे रिजल्ट तो हर क्वार्टर में आते हैं, इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए थोड़ी करते हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो 3 साल के लिए तो होता है, 1 साल के लिए तो होता है। तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से नहीं, ये ट्रेडर्स के लिहाज से
ट्रेडर्स में तो ठीक है, तो थोड़ी बहुत कमजोरी आज यहाँ पर दिख सकती है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत कमजोरी आपको आती हुई दिख सकती है। चोला इन्वेस्टमेंट में नंबर्स के बाद का रिएक्शन आज आपको दिखेगा। आइए फिर बाकी नंबर्स भी जान लेते हैं। हमारी टीम भी है हमारे साथ तैयार। चलते हैं नुपुर, अरमान और कुशल के पास। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन से आज के ट्रिगर्स और साथ ही कौन से नतीजे आए कल? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो टाइटन के आज नतीजा आने वाले एफएनओ से आदित्य बिरला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, एचपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन, मेट्रोपोलिस और अंबुजा सीमेंट्स के आज आने वाले हैं नतीजे। कैश की लिस्ट काफ़ी लंबी है, कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। वीआईपी इंडस्ट्रीज, नारायण रुद्रालय, फोर्टिस, सुंदरम फाइनेंस के आज नतीजे आते दिखेंगे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक है, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो से जुड़े मामलों पर विचार करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और यहाँ के डेवलपमेंट्स पे भी रहने वाली है बाजार की नजर। आशियाना हाउसिंग, जहाँ पे बायबैक आज से ओपन हो जाएगा, 301 का भाव है, करीबन 18 लाख शेयर्स इसमें दिए जाएंगे और 8 अगस्त तक ये ओपन रहने वाला है। यथार्थ हॉस्पिटल, अगर आपने लगाया था तो आपको पता चल जाएगा, आज अलॉटमेंट डेट है, आपको मिला के नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन करीबन देखेंगे इसका तो 38 गुना भरते हुए दिखा था। इशू साइज 490 करोड़ के आसपास की थी। एक स्टेट एल&टी की है, जहाँ पर डिविडेंड 30 रुपए का है, तो आपको एडजस्टमेंट आज प्राइस में होता हुआ नजर आएगा। पिरामल फार्मा पे भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि राइट्स इशू की जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है वो आज से है और जो प्राइस है वो 81 रुपीज़ का, करीबन 13 करोड़ शेयर्स राइट्स इशू के जरिए दिए जाएंगे। अजंत रिजल्ट्स में सबसे पहले अनंतराज, जहाँ पे मिले जुले नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय करीबन 160 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। हालांकि जो मार्जिन्स है वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको दिखेगी। 20% के मार्जिन्स इस बार 19% के आते हुए नजर आए। डालमिया भारत शुगर, जहाँ पे पहली तिमाही के नतीजे आपको काफ़ी मिले जुले नजर आएंगे। कंपनी की आय 10% से गिर कर आई है, कामकाजी मुनाफा उसी दूसरी तरफ 9% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 14% के मार्जिन जो है, मुनाफा भी 13% से इस बार बढ़कर आते हुए दिखा है। मेट्रो बैंक मिला जुला प्रदर्शन यहाँ पर भी है। Q1 का कंपनी की आय करीबन 15% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन आप देखेंगे तो 36% से घट के इस बार सिर्फ 32% के आसपास आते दिखे और मुनाफा भी अकॉर्डिंगली 11% की गिरावट दिखा रहा है। रेडिंगटन, यहाँ पर भी आपको मिले जुले नतीजे नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय करीबन 26% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन में आपको 70 बेसिस पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है और मुनाफा भी देखें तो 21% इस बार गिरकर आते हुए दिखा है। ओके, तो नतीजों का तो रिएक्शन आज दिखेगा, ज़्यादातर कैश के नतीजों पर रिएक्शन आपको दिखेगा। अरमान, मॉर्निंग, आपके पास भी कुछ नतीजे हैं, बताएं इनके बारे में। जी गुड मॉर्निंग। नतीजों में सबसे पहले स्नोमैन लॉजिस्टिक की अगर आप बात करें तो आपको ओवरऑल नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में आपको कमी आती हुई दिखी है। आय लगभग 48% के आसपास बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 21% बढ़कर आया है, पर मार्जिन जो है वो 23% से गिरकर लगभग 19% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा अगर आप देखें तो लगभग 1.9 करोड़ से बढ़कर 3.4 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। त्रिभुवन दास भीमजी, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय लगभग फ्लैट रही है, 1.6% गिर कर आई है। मार्जिन जो है इंप्रूव होकर आए हैं, 3.2% से इंप्रूव होकर मार्जिन 5.7% पर आते हुए दिखे हैं। थर्मैक्स, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 17% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 5.8% से बढ़कर मार्जिन जो है 6.8% पर आते हुए दिखे हैं। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 54.5% बढ़कर आई है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें 8.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अब नतीजे आपको थोड़ा मिक्स सेटअप दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन जो है वो 8.6% से कम होकर 6.1% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड ने जो जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर में 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए जो है मंजूरी करते हुए दिखे हैं और ये लगभग हिस्सेदारी 258 करोड़ के आसपास में जो है खरीदी जाएगी। सानसेरा इंजीनियरिंग, यहाँ पर अगर आप बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 24% बढ़कर आई है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 17.1% से इंप्रूव होकर 17.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जुलाई ऑटो सेल्स के अपडेट्स हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। जो टू व्हीलर की सेल्स आई है वो अगर आप देखें, टू व्हीलर का जो आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो 12% कम आता हुआ दिखा है। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर इन लाइन विद एस्टिमेट्स आते हुए दिखे हैं, टू व्हीलर्स के स्पेसिफिकली, जहाँ पर 4% बढ़कर आए हैं। वहीं अगर आप टोटल सेल्स की बात करें तो वो 4% बढ़कर आई है, जो अनुमान से थोड़ी बेहतर आती हुई दिखी है। आयशर मोटर, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े से अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर आता हुआ दिखा है। रॉयल एनफील्ड के जो अगर आप सेल्स देखें तो लगभग 32% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। अशोक लीलैंड के बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें जो बिक्री है वो सीवी की अगर आप बात करें तो 11% बढ़कर आई है। और अंत में बिजनेस अपडेट की बात करें तो मॉइल की, जिसमें जुलाई में रिकॉर्ड प्रोडक्शन और बिक्री करते हुए दिखे हैं। जुलाई में बिक्री जो हुई है वो लगभग 70% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी।
तो बढ़िया अपडेट्स हैं यहाँ पर, कुछ आपके लिए ऑटो बिक्री भी आए हैं। अनुपुर, कुछ और खबरें भी आपके पास? बिल्कुल, कैंपस एक्टिवा के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे आज ब्लॉक डील हो सकती है। 80 लाख शेयरों की 240 करोड़ की ये डील हो सकती है, तो यहाँ पे रहने वाली है नज़र। हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है, जो ईडी की सर्च चल रही है, वो कंपनी का कहना है कि कंपनी ईडी को अब सहयोग कर रही है, तो ये हीरो मोटोकॉर्प भी आज फोकस में रहने वाला है। GE पावर, जहाँ पे गुजरात इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की तरफ से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, 445 करोड़ का ये ऑर्डर है और 30 महीनों में इसे पूरा करना है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। सोम डिस्टिलरीज, जहाँ पे इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स के राजस्थान में सप्लाई के लिए अब राजस्थान सरकार से मंजूरी मिलती हुई दिखे, तो बैक टू बैक 2 अप्रूवल्स राजस्थान सरकार की तरफ से कंपनी को आते हुए नजर आए। स्टर्लिंग एंड विल्सन, जहाँ पे एक भारत में EPC के लिए कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, 360 करोड़ के लिए लिमिटेड नोटिस टू प्रोसीड के तहत ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और अब तक अगर आप देखेंगे तो करीबन 470 करोड़ तक की ऑर्डर बुक कंपनी की होती हुई दिखे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और लास्ट में सोला विनियार्ड्स, जहाँ पे कंपनी को महाराष्ट्र एक्साइज मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस मिला है, 116 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी का ये नोटिस मिला है, तो ये सोला विनियार्ड्स भी आज फोकस में रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें और आज के सारे रिएक्शंस, नतीजे भी जो आए हैं। बट इस पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, एक बार ये भी जान लेते हैं। FIR आज कुशल के साथ। मॉर्निंग कुशल, अच्छी रिपोर्ट्स के साथ करिए शुरुआत। मॉर्निंग दीपा, अच्छी रिपोर्ट्स में सबसे पहले तो PVR आइनॉक्स पर नजर रखिए। CLSA यहाँ पर काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी की राय के साथ 2015 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। मान रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी थी हिंदी फिल्मों के परफॉर्मेंस को लेकर वो कम होती हुई दिखी है, और साथ ही हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी बेहतर रहा है कंपनी का। बड़ी कॉन्टेंट पाइपलाइन भी आगे, और अभी भी काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो पोटेंशियल मर्जर सिनर्जीज को जो है कहीं ना कहीं फैक्टर इन अभी नहीं कर रहे हैं। UBS की भी राय है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं और 2100 रुपये का टारगेट ये भी देते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो राय आ रही है वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनले की राय है, ओवरहेड की रेटिंग बरकरार रखते हुए 325 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। ऑपरेटिंग और क्रेडिट कॉस्ट जो है ये कम होते हुए दिखे हैं, साथ ही डिसबर्समेंट्स और AUM कंपनी के काफी स्ट्रांग है, और जेफरीज भी 330 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय ये भी देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अच्छी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स में यहाँ पर मैरिको है, HSBC खरीदारी की राय बरकरार रखी है 610 रुपए के टारगेट से। नतीजों के बाद ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी है और मार्जिन हेडविंड्स वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। और मैरिको ने भी ये गाइडेंस दिया है कि 3 से 3.5% तक की ग्रॉस मार्जिन्स लेवल पर आपको FY24 में मौजूदा वित्तीय वर्ष में बढ़त देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रही आपके लिए कुछ अच्छी रिपोर्ट्स, कुछ ठीक ठाक रिपोर्ट्स और कुछ खराब रिपोर्ट्स भी हैं कुशल आपके पास? बिल्कुल, तो ठीक ठाक खराब रिपोर्ट्स में एक तो ठीक ठाक जैसे स्कॉट्स कुबोटा है, CLSA यहाँ पर टारगेट रेस किया है इन्होंने, 2002 रुपये की टारगेट दे रहे हैं 1658 रुपये से बढ़ाकर। हालांकि जो बिकवाली की राय है वो इन्होंने बरकरार रखी है। देख रहे हैं कि जो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए थे पर वैल्यूएशन अभी भी जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पर है। तो आगे देखना है कि यहाँ पर इस पर क्या इंपैक्ट आता है। साथ ही JP मॉर्गन की अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट्स यहाँ पर भी बढ़ाए हैं स्कॉट्स के, 1680 से बढ़ाकर 1860 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। ओबरॉय यहाँ पर CLSA ने इसको डाउनग्रेड किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग से सेल की रेटिंग अब दे दी है। हालांकि टारगेट्स 953 से बढ़ाकर 1052 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि प्री सेल्स जो है Q1 में वो थोड़ी सी सबड्यूड होती हुई दिखी है। हालांकि FY24 से 26 के बीच में यहाँ पर जो प्री सेल्स की इंप्रूवमेंट है वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन है। साथ ही JP मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 1000 रुपए के टारगेट्स ओबरॉय रियल्टी पर दे रहे हैं। MCX मॉर्गन स्टैनले अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1270 रुपए के टारगेट इनकी तरफ से भी आ रहे हैं। साथ ही नवीन फ्लोराइन यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरहेड रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट्स 5186 रुपए था पहले, अब 4951 रुपए ये दे रहे हैं। साथ ही जेफरीज ने भी टारगेट कट किए हैं और सिटी ने भी यहाँ पर टारगेट्स कट किए हैं इनके नतीजों के बाद। अनुपम रसायन पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग जेफरीज देते हुए दिख रहे हैं, 965 से घटाकर 860 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। और न्यूट्रल रिपोर्ट में आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को फैक्टर इन कर सकते हैं। CLSA यहाँ पर खरीदारी की राय से घटाकर डाउनग्रेड आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने की है। हालांकि टारगेट्स 1070 से बढ़ाकर 1250 रुपए के ये दे रहे हैं। ग्रोथ तो अच्छी रही है बट निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिला है। साथ ही स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट जो है यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर CLSA थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर देगा। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। बुधवार की सुबह स्वागत हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का।
स्वागत है आप सभी का। विश्वेश जी शुरुआत करें, बताएं सर आज की पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए ये जो न्यूज़ आई है फिच के डाउनग्रेड में पड़ रहा था, तो उनका जो फोरकास्ट है अनिल जी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा और उसका थोड़ा लार्जर इम्पैक्ट समझना पड़ेगा। जनरल गवर्नमेंट डेट राइजेस जो बोल रहे हैं वो 6.6% बोल रहे हैं, मतलब जो प्रीवियस फोरकास्ट है उसका डबल कर रहे हैं, और 2025 में दे आर इवन फोरकास्टिंग टू 6.7%। अब इसके चलते अगर आप 10 ईयर यील्ड देखते हो यूएस की, तो ऑलमोस्ट अनिल जी वो 4% के आसपास आ गई है। ये लास्ट टाइम जब हुआ था अनिल जी 10 ईयर यील्ड का इतना बड़ा स्पाइक आया था, तब हम काफ़ी लोअर लेवल पे थे, बट अभी हम उससे काफ़ी ऊपर है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे मार्च में, वहाँ से हमने अच्छी रैली की है। तो फॉर सम रीज़न अगर 4.1 ऑन अ यील्ड 10 ईयर शूट होता है, तो मुझे लगता है अनिल जी 10 ईयर यील्ड कैन गो अप टू 4.4 4.6 ऑल्सो। सो मुझे लगता है रेट सेंसिटिव विल बी अंडर द प्रेशर, और ये थोड़ा सा ब्रेकर हो सकता है। मैं आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने जिस तरह से कहा कि यूएस मार्केट में डेफिनेटली ब्रेक लग सकता है, और हमारे यहाँ पे ऑल टाइम हाई वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफर हो सकता है। तो मेरी ओर से आज शॉर्ट करने की राय है अनिल जी। शॉर्ट करना है डीएलएफ को। 500 का क्लोज है, कल गैप डाउन था, ऑलरेडी एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। मुझे लगता है आज के दिन में 470 तक का हम एक मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा 510 का, तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ ओपनिंग में देख के हमें डीएलएफ पे शॉर्ट रहना चाहिए। ओवरऑल रेट सेंसिटिव शायद अंडर प्रेशर रहेंगे अनिल जी। बिल्कुल, तो डीएलएफ में बिकवाली करने की राय, 510 का स्टॉप लॉस, 470 के टारगेट। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है एलआईसी बड़े वाला एलआईसी अनिल जी 647 के अराउंड चल रहा है। पैटर्न बहुत बढ़िया है, कुछ दिनों का नजरिया बना के एलआईसी में खरीदारी की राय है। 633 का स्टॉप लॉस लगाना है, 685 का टारगेट है। और अनिल जी देखिए, आपको पता था मेरे पास कुछ और भी है बोलने के लिए, नहीं तो आप पूछते हैं कि क्या बोलना है। हाँ। आपने सीधा पिक ऑफ द डे बोला। तो अनिल जी आज बुधवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग पर, मतलब कि कल कुणाल जी और आप डिस्कस कर रहे थे कि कुणाल जी को नंबर तोड़ के आगे आना हो तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो आपने बोला था कि दीप से सेटिंग कर लो। हाँ। तो अनिल जी सुबह सुबह एक अर्ली मॉर्निंग वॉकर कुणाल जी के, मतलब कि डाई हार्ट फैन, उन्होंने बोला दीप से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि वो जो है ना प्रोडक्शन कंट्रोल रूम पीसीआर, वहां पे बोले कुणाल जी को सेटिंग करने के लिए, जब ऑन एयर हो रहा हो तो सबका ऑडियो डाउन हो जाए तो तभी कुणाल जी नंबर 1 पे आ सकते हैं। ये भी वंस इन अ वाइल ही चलेगा। तो अनिल जी ये डाई हार्ट फैन है कुणाल जी के, उन्होंने कुणाल जी के लिए राय दी है। देखो बाकी सारे दीप से सेटिंग, पीसीआर से सेटिंग, ये सब इन चक्करों में पड़ो मत, ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट है। एक आध दिन असली अरेंजमेंट करना है तो मुझसे ही करो सेटिंग। मेरी सेटिंग से ही काम चलेगा। मुझे सेट कर लो, फिर भले आप कभी भी आओ, जब आओगे सबको हटा के पहले आपको लिया जाएगा। बराबर है। तो जब पता है कि मतलब भगवान प्रसन्न हो रहे तो पुजारी के चक्कर में क्यों पड़े हो। आइए कुणाल जी सुप्रभात, आपकी मेरी सेटिंग हो चुकी है, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आपसे सेटिंग के लिए आपके साथ सीटिंग करनी जरूरी है अनिल जी। तो अनिल जी आप एक सेटिंग का मौका दें, कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए। बिल्कुल अनिल जी आराम से बैठेंगे और अनिल जी सेटिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल, जिस भी दिन मुझे समय मिला है लंच या डिनर का, उस दिन आपको समय दूंगा। बाकी चाय वाय पे मिलने में मेरा कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। जी सर, पक्का मिलेंगे, बताएं। अनिल जी खरीदारी की राय है, और हालांकि बाजार आज कमजोर है और नीचे खुलने की पूरी संभावना दिख रही है, लेकिन एक सेक्टर है जिसका इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है और चार्ट भी बहुत मजबूत है। और स्टॉक का नाम है यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज, जिसमें हमने एक अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से देखी है। ब्रेकआउट आ चुका है चार्ट पर और कल के ट्रेड में भी शानदार अपमूव बना था। तो अगर मान लीजिए आज बाजार के खुलने पर गिरावट में स्टॉक नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो बिल्कुल बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 1570 रुपए का, 1570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1625 रुपए का, 1625 का। इवेंचुअल टारगेट 1650 रुपए का। यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में मेरी खरीदारी करें। ओके 1650 के टारगेट्स के लिए यूनाइटेड ब्रूवरीज पर करें खरीदारी। ये है आपके लिए कुणाल जी की राय। आइए ढेरों कैश के नंबर्स हैं जहां पर आज आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा, तो एक एक करके कुछ कैश स्टॉक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। थर्मैक्स, बंसल जी जरा इसको देखें, नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे, मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी ने दिखाया है। थर्मैक्स क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर चार्ट्स पर? कल वैसे थोड़ा कमजोर था, करीब 3.25% नीचे बंद हुआ है।
दिवांशु देखिए बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अब कल स्टॉक नीचे था, ऊपर नीचे हो रहा है, और टेक्निकली देखें तो ऊपर में 2600 के अराउंड स्टॉक का रेजिस्टेंस है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। कभी नीचे में 2340 2350 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है। उन स्तरों पर स्टॉक को बाय एंड होल्ड, उन स्तरों पे खरीद के बाय एंड होल्ड की राय होगी। तो ये है आपके लिए थर्मैक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। आज नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट भी करेगा। रिएक्शन आपको आने वाला है कुछ और कैश काउंटर्स पर भी। मेट्रो ब्रांड्स है, इसके नतीजे हैं, थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू ऊपर गया है पर मार्जिन्स गिर कर आए हैं और मुनाफा भी 11% गिरा है। कुणाल जी, मेट्रो ब्रांड्स का चार्ट देखें, 1040 पर कल क्लोज हुआ था। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, स्टॉक में हमने एक अच्छा रन देखा और उसके बाद पिछले 2-4 सत्रों से हम थोड़ा बहुत करेक्शन आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट 1000 रुपए के आसपास है, और 1000 का लेवल अगर स्टॉक ब्रीच करता है तो जो ये अभी इंटरमीडिएट अप ट्रेंड शुरू हुआ था, ये एक बार के लिए इस पर विराम लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि 1000 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास पोजीशन है फिलहाल होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रो ब्रांड्स। हीरो मोटो, विश्वेश जी इस पर जरा नजर डालें, क्योंकि कल ऑफ कोर्स शार्प रिएक्शन आया था जब हमारी खबर भी आई थी कि ईडी ने जो मैनेजमेंट से, पवन मुंजाल साहब है प्रोमोटर फैमिली से, उनके प्रेमाइसेस पर, ऑफिसेस पर छापेमारी करी है। कल शाम बाजार बंद होने के बाद कॉन्फर्मेशन भी आई कंपनी की तरफ से कि हाँ, ईडी की सर्च हुई है और कोऑपरेशन कर रही है कंपनी, और जो भी जानकारी है, जो भी रिलेशन है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर कर रहे हैं। साथ ही इनके कल ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए, अनुमान से कमजोर थे, 11% गिर कर आए हैं। तो कल की गिरावट के बाद आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? देखिए दीपांशु, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। इनफैक्ट थ्रू आउट द मंथ ऑफ अगस्त वी वर वेरी बुलिश ऑन हीरो। हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी की है। अब 2 दिन पहले स्टॉक में डबल टॉप बना था, और कल की जो कैंडल है उसने, आप मानोगे नहीं, बट 7 जुलाई ऑलमोस्ट पूरे मंथ का प्राइस एक्शन जो साइडवेज था उसको एक ही साथ तोड़ दिया। और एट द सेम टाइम टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने बाइंग देखी है। मुझे लगता है ये न्यूज़ नेगेटिव है, ऑटो सेल्स नंबर नेगेटिव है, चार्ट पे भी जो हाई कल का बना है मुझे लगता है वो डिफिकल्ट है क्रॉस करना इन अ वेरी नियर टर्म। मुझे लगता है मतलब 2 से 3 दिन में स्टॉक शुड ट्रेड बिलो 3050, और उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक वापस एक बार के लिए 2900 तक आएगा। तो मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पे खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, टाइम लगेगा। 3180 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है फ्रेश शॉट्स भी कर सकते हैं। पहला टारगेट ही 3030 के आसपास होगा। तो ये है आपके लिए हीरो मोटो, इस पर रखिए नजर। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं और अनुमान से बेहतर आए, तो एक 2 व्हीलर कंपनी ने तो डिसअपॉइंट किया है, बट टीवीएस के नंबर्स अच्छे हैं। कुणाल जी, टीवीएस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। 1370 की कल की क्लोजिंग। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने देखा है कि टीवीएस में भी एक अच्छा रन देखने को मिला, और मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और ऊपर के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 1320 के आसपास रखा जाना चाहिए, और इन स्तरों पर होल्ड करने की राय है। स्टॉक जैसे ही 1400 की बाधा को पार करेगा, इसमें आपको एक रिन्यूड एक्शन देखने को मिलेगा, तो फिलहाल होल्ड करने की राय। तो फिलहाल होल्ड करने की राय है। ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। अशोक लेलैंड, इस पर भी एक राय ले लेता हूं। बंसी जी, सीवी बिक्री बढ़कर आई है इनकी, अशोक लेलैंड की। चार्ट तो वैसे भी मोमेंटम में रही है, आपकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आई है। क्या राय बनती है सर अशोक लेलैंड पर? अब इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं इसके लिए। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, 184 के अराउंड है। ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉप लॉस 177, क्लोजिंग बेसिस का टारगेट्स 200 210 के हैं। मतलब कि इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है, जिनके पास है वो होल्ड करें। और दीपांशु, हमारे साथ साथ आशु जी की भी यहाँ पर राय रही है, और बिल्कुल मेरे को ध्यान है, गलती से नाम भूल गया तो अभी वो मेरे व्हाट्सएप को फ्लड कर देंगे। तो बेसिकली उन्होंने भी दिया हुआ है 200 210 के मेरे और कुणाल जी के लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों के लिए होल्ड की राय है। तो क्या आशु जी ने आपको बोला कि जब भी आप अशोक लेलैंड पर राय दो तो मेरा नाम लेना, ऐसा कुछ बोला आपको? ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? नहीं अनिल जी, 1-2 बार पर्सनली डिस्कस हुआ है, वो तो अनिल जी गर्दन पकड़ लेंगे कि यार तुम भूल कैसे गए। अच्छा अनिल जी, वाकई देखिए, ऑनेस्टली जब याद है तो क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, जब याद नहीं है तब तो अनिल जी को स्कोप ही नहीं है। अच्छा जी, कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं अनिल जी, इसको आम भाषा में हम लोग अनिल जी बोलचाल की भाषा में धमकी कहते हैं अनिल जी। तो धमकी मिली हुई है बंसल जी को अनिल जी। वो तो लगा ही है, सब बंसल जी ने सभ्य भाषा में पहले ही बोल दिया था, गर्दन पकड़ लेंगे। चलिए, आज आपकी गर्दन सुरक्षित है और अगली बार से हम खुद याद रखेंगे कि हम अशोक लेलैंड पे आपको सवाल ना पूछे, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपकी गर्दन बहुत कीमती है। इसलिए हम सवाल ही ना पूछेंगे। चलिए जी, आई थिंक विश्वेश जी भी शायद कुछ कहें। हाँ विश्वेश जी। अनिल जी, ये थोड़ा इतना फनी इंसिडेंट है, मैं बताऊं। अगर राकेश जी ने एक्नॉलेज किया कि आशु जी का था और चला, तो आशु जी बोलेंगे मेरी और राकेश जी दोनों की राय थी, ऊपर गया। और आशु जी ने रिकमेंड किया और राकेश जी ने नहीं कहा और वो नीचे गया, तो बोले देखो राकेश जी बोल रहे थे, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि वो नहीं लेना है। हमारे एनालिस्ट है वो टॉप पे ही आते हैं। ये किसी भी चांसेस में फेवर आशु जी में कहीं जाना, यही तो खौफ है। कुछ भी हो जाए, आशु जी को एक्नॉलेज। ये आशु जी की 50 सालों की कमाई है, ऐसी इमेज ऐसी नहीं बनती। बहुत बार लगातार धमकाना पड़ता है, तब जाके बंसल जी से लोग डरते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं होता। क्यों? बराबर है। अब आप देखो बंसल जी कितने दिनों से कुणाल जी को धमकाने की कोशिश करे, कुछ हो रहा है? कुणाल जी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लगातार 5 साल 10 साल तक करते रहेंगे, तब जाके बंसल जी की इमेज वैसी बनेगी। आशु जी ने बड़ी मेहनत से बनाई ऐसी इमेज, आसानी से नहीं बनती। ओके, चलिए, ये है आपके लिए राय। यूनिकैम में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। हम कैंपस एक्टिवेयर में तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिकैम में देखिए करीब 2 करोड़ 35 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिख रहे हैं। यूनिकैम इप्का की तो डील वैसे भी हमने देखा रिसेंटली सीसीआई से मंजूरी मिली चुकी थी इसे। आई डोंट नो उस डील से संबंधित है या कुछ और है, बट 2 करोड़ 35 लाख शेयर्स के कई सौदे यूनिकैम में आपको प्री ओपन विंडो में होते हुए दिख रहे हैं, तो इस काउंटर पर भी रखिएगा नजर। आज ये भी एक्शन में आते हुए दिख सकता है। बंसी जी, पीवीआर आइनॉक्स, एक बार इस पर भी राय लेनी है। हालांकि नतीजों के बाद कल हमने बात जरूर करी थी इसकी सर, बट जो पोस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं ज्यादातर पॉजिटिव आए हैं। सीएलएसए ने 2000 प्लस के टारगेट दिए हैं, यूबीएस 2100 के टारगेट दे रहा है, गोल्डमैन सैक्स 1950 पर है, सिर्फ एक एचएसबीसी ने 40 रुपए टारगेट घटाया, बट इनका भी टारगेट 1920 का आ रहा है। और डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव कमेंट्री है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो करंट क्वार्टर है Q2 वो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स एवर रह सकता है। चार्ट्स पर क्या रहा है सर? दीपांशु, चार्ट्स भी इसके पॉजिटिव हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन इसने 1520 की तोड़ी है, तो स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। हल्की फुल्की करेक्शन में अगर नीचे में 1520 के अराउंड आता है तो खरीदारी की राय है। और टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 1710 1735 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो 1710 1735 के लेवल्स आ सकते हैं। पीवीआर पर रखिए नजर। कल तो हमने देखा अच्छे मोमेंटम में था ये काउंटर।